दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अकबर के बारे में जानते हैं और अकबर के शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं एवं अकबर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य कलाओं के बारे में चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो के गर्भ से अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का पूरा नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का राज्याभिषेक 24 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर किले में हुआ था। उस समय अकबर की आयु 13 वर्ष की थी। दोस्तों, अब हम हेमू के बारे में जानते। हेमू अथवा हेमराज वैश्य जाति से था और रेवाती बाजार में नमक बेचता था। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया और आदिल शाह के समय उसका पद बढ़ा। आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर अपना वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह की तरफ से हेमू ने 24 युद्धों में से 22 युद्ध में सफलता प्राप्त की। दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दोस्तों, अब हम बैरम खां के बारे में जानते हैं। बैरम खां प्रमुख सेनापति और अकबर का संरक्षक था। उसने पानीपत के दूसरे युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैरम खां को अकबर के आदेश पर 1561 में मार दिया गया, क्योंकि अकबर ने बैरम खां की बढ़ती शक्ति और प्रभाव को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया। दोस्तों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1556 में अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में रहते हुए हेमू को पानीपत के दूसरे युद्ध में पराजित किया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें अकबर ने राणा प्रताप को हराया और अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह के द्वारा किया गया। 1581 में एक नया धर्म दीन-ए इलाही चलाया जो सभी धर्म के समन्वय में पर आधारित था तथा इस धर्म को मानने वाला पहला हिंदू बीरबल था। 1569 में अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म हुआ। 1571 में अकबर ने राजधानी आगरा से सीकरी स्थानांतरित की। 1585 में राजधानी सीकरी से लाहौर स्थानांतरित की। 1598 राजधानी लाहौर से आगरा स्थानांतरित की। आगरा के किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। इस किले का निर्माण अकबर ने 16वीं सदी में करवाया। इस किले में जहांगीर महल, दर्शक कक्ष तथा 2 मस्जिद हैं। शैली रूप से यह फारसी और तिमुरिड वास्तुकला के प्रभाव के साथ इंडो-इस्लामिक वास्तुकला के उच्च बिंदुओं में से एक है। इसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। चलिए दोस्तों, अब हम फतेहपुर सीकरी के बारे में जानते हैं। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। 16वीं शताब्दी के एक दशक तक फतेहपुर सीकरी सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। इस स्थान में मुगल शैली के स्मारकों का एक बड़ा संग्रह शामिल है, जैसे जामा मस्जिद, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, बीरबल का महल और तानसेन का महल। अब हम बुलंद दरवाजा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। यह दरवाजा 53.63 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। अब हम अकबर के नवरत्नों के बारे में जानते हैं तथा उनके पास कौन कौन से पद थे। बीरबल प्रशासक था। अबुल फजल विद्वान तथा राजनेता था। फैजी अबुल फजल का भाई था, यह विद्वान तथा राजनेता था। टोडरमल वित्त मंत्री दहशाला और बंदोबस्ती को संभालता था। मानसिंह मनसबदार था। तानसेन संगीतज्ञ थे।
अब्दुल रहीम खानखाना हिंदी कवि थे। अकबर के नवरत्नों में मुल्ला दो प्याजा और फधी रजियाउद्दीन शामिल थे। दोस्तों, अब हम तानसेन के बारे में जानते हैं तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन मूल रूप से राजा रामचंद्र के अधीन कार्य करते थे। यह ग्वालियर रीवा घराने से संबंधित है। तानसेन ने ध्रुवपद शैली की रचना की और रुद्रवीणा बजाया करते थे। अकबर ने तानसेन को मियां की उपाधि दी थी। अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी जो 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग यह अकबर के पूर्वजों के बारे में बताता है। दूसरा भाग यह अकबर के शासनकाल के बारे में बताता है। तीसरा भाग आईन अकबरी यह अकबर के प्रशासन के बारे में है जो शेरशाह सूरी से प्रेरित था। दोस्तों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। अकबर ने एक अनुवाद विभाग मकतबखाना भी बनवाया। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी और अब्दुल कादिर ने किया था, जिसे रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। लीलावती भास्कराचार्य की पुस्तक है जिसका का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी के द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों, अब हम अकबर की भू राजस्व प्रणाली के बारे में जानते हैं। राजस्व पिछले 10 वर्षों में भूमि की औसत उपज के आधार पर तय किया गया था, जिसे दहसाल और जब्ती प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। इसे टोडरमल ने शुरू किया था। पोलाद सबसे उपजाऊ और उत्पादक भूमि थी जिस पर नियमित रूप से कृषि की जाती थी। प्रति अपनी उर्वरकता वापस पाने के लिए 1-2 साल तक खेती नहीं करते थे, जिससे कि उस भूमि की उर्वरकता वापस आ जाए। चाचर ऐसी भूमि जिस पर 3 या 4 साल तक खेती नहीं की जाती थी। बंजर ऐसी भूमि जिस पर 5 या उससे अधिक साल तक खेती नहीं करते थे, उसे बंजर के नाम से जाना जाता था। जब्ती कर यह उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने 1664 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने 1571 में मनसबदारी प्रणाली शुरू की। मनसब शब्द का अर्थ होता है पद या स्थिति, जो मनसबदारों के लिए आवश्यक सैनिकों की स्थिति, वेतन और संख्या निर्धारित करती थी। मनसबों को संख्यात्मक पैमाने पर वर्गीकृत किया जाता था, जिसमें सबसे कम रैंक 10 और सबसे अधिक रैंक 5000 तक पहुंच चुकी थी, तथा बाद में इसे बढ़ाकर 7000 और 10,000 तक कर दिया गया। प्रत्येक मनसब को जात सौंपी जाती थी जो उनके व्यक्तिगत पद का प्रतिनिधित्व करती थी। मनसबदारों को अक्सर जागीर भूमि में भुगतान करना होता था, जहां से उन्हें उन जमीनों से राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। राजा मानसिंह के पास 7000 का मनसब था, जिसे सप्तहजारी के नाम से जाना जाता था। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडर फौजदार हुआ करते थे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।